नमस्कार दोस्तों, ई सेवक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से निजी क्षेत्र में पौधशाला पंजीकरण करने के संबंधित हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को इस वेबसाइट पे आ जाना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई है, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिसके माध्यम से आप नवीन शीतगृह निर्माण हेतु आवेदन पत्र तथा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया तथा लाइसेंस को नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र के साथ ही निजी क्षेत्र में पौधशाला की स्थापना के साथ ही निजी क्षेत्र में फल पौधशाला का नवीनीकरण और चालान के साथ ही पावती और ऑनलाइन भुगतान की जानकारी देने जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार निजी क्षेत्र में पौधशाला की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। अगर आपने पहले ही अपना पंजीकरण करा लिया है और आपका लाइसेंस एक्सपायरी की तिथि नजदीक आ रही है तो आपको फल पौधशाला का नवीनीकरण विकल्प चुनना होगा। लेकिन हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से निजी क्षेत्र में पौधशाला की स्थापना हेतु पंजीकरण करने की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। पहली बार पंजीकरण करने से पहले निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली फल पौधशाला पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख चेक बिंदु को जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है। लाइसेंस फीस जमा करने का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 0.2 और 0.5 हेक्टेयर के बीच क्षेत्र फल पौधशाला की पंजीकरण करने के लिए 200 रुपए का पंजीकरण लाइसेंस फीस देना होगा, जो कि 250 रुपए की है। 3 तरीके से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहला में आपको बता दिया, दूसरे में 0.5 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर से कम के क्षेत्रफल में लाइसेंस लेने के लिए 1000 रुपए और तीसरे के लिए 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फल पौधशाला पंजीकरण करने के लिए 250 रुपए का फीस जमा करना होगा। आप चाहें तो इन लाइसेंस फीस को ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं या फिर लाइसेंस फीस ट्रेजरी अथवा भारतीय स्टेट बैंक में निम्नलिखित कोड के साथ जमा किया जा सकता है। यहाँ पे उनके कोड भी दिए गए हैं। तो ये सभी जानकारियों को देखने के उपरांत पंजीकरण करने के लिए मैं सभी जानकारियों को पढ़ लिया हूँ और भली भांति समझ चुका हूँ। इस पे क्लिक करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना होगा। इसमें आप लोगों को कोई छेड़खानी नहीं करनी होगी। नीचे आप लोगों को केवल अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा और ये सभी जानकारियों को भरने के बाद सेव कर क्लिक करना होगा। यहाँ देखेंगे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक के माता का नाम, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर के साथ ही जो भूमि है वे अगर आपकी निजी है तो निजी पे सिलेक्ट करेंगे। अगर संस्था के थ्रू लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था का चुनाव करेंगे। आवेदक का पूरा अस्थायी पता और वर्तमान पता यहाँ पे दर्ज करके आगे बढ़ना होगा। तो चलिए हम इस जानकारी को भर के अगले स्टेप में चलते हैं और आगे की जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। अगले स्टेप को पूरा करते ही आपके स्क्रीन पे निजी क्षेत्र में पौधशाला की स्थापना हेतु फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल का डिटेल आपको दिखा देगा। ऊपर कोने में आपको रजिस्ट्रेशन संख्या दिखाई देगी। तत्पश्चात नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा। यहाँ आपको अपने पौधशाले का नाम, खतौनी का क्रम संख्या, ग्राम मोहल्ला, डाटा संख्या, डाकघर का पता, जनपद, पिन कोड, आपके थाने का नाम, पौधशाले से निकटतम बस स्टेशन का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके अलावा निकटतम बस स्टेशन की दूरी कितनी है वो भी यहाँ पे दर्ज करना होगा। तत्पश्चात पौधशाले से निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम और आपके पौधशाले से रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है उसे यहाँ पे दर्ज करना होगा। नीचे आपको तहसील भर लेना होगा। अब यहाँ पे पौधशालाओं की सीमाओं के संबंधित जानकारी इसमें भरनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जहाँ आपका पौधशाला है, जो जमीन है, खतौनी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये प्लॉट आपका पौधशाला है। इस पौधशाले के मुताबिक इसके पूर्व में किसकी जमीन है, पश्चिम में किसकी जमीन है और यानी चारों दिशाओं में किन किन लोगों की जमीन है, उस हिसाब से आपको जानकारियों को यहाँ पे भरना होगा। पूरब में जो जमीन है उसका काटा संख्या क्या है,
और वो गाटा संख्या किसके नाम से, उनकी डिटेल यहाँ पे भरनी होगी। ठीक वैसे ही आप पश्चिम में क्या गाटा संख्या है और उनका क्या नाम है, उत्तर में, दक्षिण में, ऐसे ही आपको भर लेना होगा। अब निचले स्टेप में आएंगे तो यहाँ देखेंगे पौध उत्पादन विवरण। आप अपने पौधशाला में कौन कौन से तैयार करते हैं या फिर उपज करते हैं, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। जैसे ही हम यहाँ पे आम पे क्लिक करेंगे तो आम के संबंधित कौन कौन से किस्म के आम आप अपने पौधशाले में तैयार करते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तत्पश्चात यहाँ पे आप लोगों को क्लिक भी करना होगा। जो नहीं करते हो उसकी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। तत्पश्चात आपको अमरूद पे क्लिक करना होगा। क्या आप अपने पौधशाला में अमरूद उगाते हैं? तो उगाते हैं तो कौन कौन से किस्म के उगाते हैं अमरूद, उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे भर लेनी होगी। या फिर आप किसी कस्टमर का या फिर किसी किसान का ये आवेदन कर रहे हैं तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। तत्पश्चात आंवले की डिटेल यहाँ पर लोगों को भरनी होगी, कौन कौन से आंवले आप वहाँ पे उगाते हैं। लीची, बेर, बेल, इसके अलावा अन्य में और कोई डिटेल हो जो इसमें मेंशन नहीं हो तो आप चाहें तो मैनुअल तौर पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी डिटेल आप लोगों को विधिवत तरीके से सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा मत सेलेक्ट कीजिएगा। आप अपने किसान से या फिर आप बोते हो तो ही आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। इसी सेक्शन में आप देखेंगे फूलों का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप रोज सेंटेड या फिर कलकतिया, बेदना, शाही जैसे फूल की भी उगाही करते हैं तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल सेलेक्ट कर ली। फिर नीचे आप लोगों को सिंचाई का स्रोत सेलेक्ट करना होगा। क्या आपकी निजी नलकूप है या फिर सरकारी नलकूप है या फिर नहर के माध्यम से या फिर अन्य स्रोतों के माध्यम से आप सिंचाई करते हैं। जिसके जरिए आप सिंचाई करते होंगे उनका यहाँ पे चुनाव करना होगा। आपकी मिट्टी क्या है, मिट्टी के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। बलुई मिट्टी, बलुई दोमट, भारी मिट्टी, भाट मिट्टी। तो जो आपकी मिट्टी हो उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अवधि जिसके लिए लाइसेंस अपेक्षित है तो यहाँ पे हम 1 कैलेंडर वर्ष करेंगे। यहाँ पे पहले 5 वर्ष और 1 वर्ष के लिए आता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे केवल 1 वर्ष के लिए हो रहा है लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम इस पूरी डिटेल को भरकर सेव करते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। पूरी जानकारियों को भरने के उपरांत सेव बटन पे क्लिक करना होगा। देखिए थोड़ा सा लेट करेंगे तो ऐसी समस्या आपको आ सकती है। चलिए मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। दोबारा से फिर सभी जानकारियों को भरने के उपरांत हम सेव पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी समस्या आ गई तो आपको क्या करना है कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो पंजीकरण संख्या ऊपर दिखाई दे रही थी उसको कॉपी करना है और ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे उस पंजीकरण संख्या को डालकर सबमिट करेंगे तो ये भरने की डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे फिर से आपको जानकारियों को भरना होगा। सभी जानकारियों को भरने के बाद फिर से मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे एक एरर आ रही है, इनपुट एरर, प्लीज ट्राई अगेन। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग इसमें कौन सा एरर आ रहा है और कहाँ पे हमने गलती कर दी है। स्क्रीन पे जो एरर दिख रहा था उसकी वजह यह थी कि जो हमने क्रमांक संख्या भरा था वहाँ हमने डॉट का प्रयोग किया था, इसलिए हमने डॉट को हटाकर सिंगल जानकारी भरी तो यहाँ पे डेटा आगे बढ़ गया। अब दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ आपको आवेदक का फोटो अपलोड करना होगा, हस्ताक्षर और राजस्व अभिलेख की प्रति तथा दस्तावेजों की जीप फाइल तैयार करनी होगी, उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। इससे पहले यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं या फिर क्या क्या शामिल करना चाहिए, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। दस्तावेज यहाँ पे सिलेक्ट करने के उपरांत जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन यानी ऑनलाइन के माध्यम से अपना भुगतान जमा कर सकते हैं या फिर जो आपने आवेदन किया है उसकी पूरी रसीद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके द्वारा भरी गई जानकारियों की जांच कर सकते हैं। इस तरह से आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत इसे सबमिट करेंगे तो आपका निजी क्षेत्र में पौधशाला हेतु आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा। इसकी प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने जिले में कृषि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में आपको इस दस्तावेज के साथ ही अन्य दस्तावेजों की कॉपी को जमा करना होगा। तो इन प्रक्रियाओं को अपनाकर आप भी बड़े ही आसानी से निजी क्षेत्र में पौधशाला पंजीकरण हेतु
लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।